नमस्ते। मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं पर मैं ये 5वां वीडियो लेकर आई हूँ। और पिछले वीडियोज में जो चर्चा हुई थी हम इसमें उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं क्यों होती है, बुद्धि पर आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही हम बुद्धि को कैसे मापते हैं, यानी कि उसे किस तरह से मूल्यांकन के स्वरूप में लाते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अक्सर हम कहते हैं ना कि इसकी बुद्धि कम है, तो क्यों कम है? उसके और एक तो उसकी मानसिक शक्ति को लेकर हम मापते हैं, दूसरा है कि आनुवंशिकता। आनुवंशिकता जो है कहते हैं, अक्सर देखा जाता है कि पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे हैं तो उन बच्चों का बौद्धिक स्तर थोड़ा बेहतर होता है, या वो बच्चे जिनका खान पान प्रचुर समृद्ध पोषण होता है, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी होती है, जिनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे स्कूलों में होती है, तो उनका बौद्धिक स्तर भी ज्यादा देखा जाता है। हालांकि इसके अपवाद भी दिखाई देते हैं कि कम संसाधन में भी बच्चे अच्छी तरह से अपने आप को विकसित करते हैं, लेकिन उन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अब एक बच्चा जिसे पोषण की मात्रा सही स्वरूप में मिल रही है और एक बच्चा जिसके घर में उसे निर्धनता का वातावरण है, या उसके पास पड़ोस में इस तरह के लोग रहते हैं जो नशे करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो जाहिर है उसके पर्यावरण का असर भी उस पर पड़ता है और उसकी बौद्धिक क्षमता इससे प्रभावित होती है। फिर भी अगर उसकी बौद्धिक क्षमता विकसित होती है तो कहीं ना कहीं उसे बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ता है। रह गई आनुवंशिकता की बात, तो आप जब देखेंगे कि आपके घर में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, तो दोनों में बौद्धिकता का स्तर कोई आवश्यक नहीं कि एक हो। हाँ, जुड़वा बच्चों में अधिकतर यमज जो होते हैं, यानी कि जो आइडेंटिकल ट्विन कहे जाते हैं, उनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो तकरीबन उनका सहसंबंध बिल्कुल बराबर होता है। फिर भी थोड़े बहुत का अंतर उनमें भी पाया जाता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम आज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम बुद्धि का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये आ गया, बुद्धि का मूल्यांकन पर हम आ गए। मैं इसे यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ। बुद्धि का मूल्यांकन, आप बुद्धि का मूल्यांकन करने के क्रम में किन किन चीजों को हम इसके अंदर रखेंगे कि हमारे बुद्धि का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उससे कौन कौन सी बातें उभर कर सामने आती है। बुद्धि के मूल्यांकन से व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता चलता है। अभी जस्ट तुरंत मैंने बताया कि आनुवंशिक और पर्यावरण की अंतःक्रियाओं का के असर का पता होता है। मानसिक आयु, कालानुक्रमिक आयु का भी पता चलता है। किसी की बुद्धि लब्धि क्या है उसका पता चलता है। बुद्धि में कितना विचलन है ये पता चलता है। हम इन सब बातों को आगे देखेंगे। 1905 में अल्फ्रेड बिने तथा थियोडोर साइमन ने बुद्धि को मापने का प्रयास किया था। 1908 में संशोधन कर उन्होंने मानसिक आयु का संपर्क दे दिया। मानसिक आयु के माप का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना हुआ है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तो इसका अर्थ है कि किसी एक जो मानक परीक्षण है उस पर उसका निष्पादन 5 वर्ष के बच्चों के औसत निष्पादन के बराबर ही है। 1912 में विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का एक संप्रत्यय विकसित किया, जो आप यहां देख सकते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा बाई कालानुक्रमिक आयु गुना 100। इस पर आप अगर हमें किसी एक 14 साल के बच्चे की बुद्धि लब्धि की गणना करनी है तो उसकी हम सबसे पहले देखेंगे कि मानसिक आयु यानी कि बुद्धि परीक्षण पर उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं, और नीचे
उसकी कालानुक्रमिक आयु जो है यानी कि 14 वर्ष को हम रखेंगे और उसके बाद उसे 100 से गुना करेंगे, हमें बुद्धि लब्धि का पता चल जाएगा। इसे हम आगे सामान्य वक्र पर देखते हैं कि कैसे हम इसे ये देखिए, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये एक जटिल संरचना है और इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं देखती हूँ कि आगे भी कुछ है शायद। हाँ, मैं यहाँ स्लाइड को थोड़ा पीछे कर रही हूँ, तो सबसे पहले हम इन स्लाइडों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज पर कि इसे हम कहते हैं कि ये सामान्य वितरण वक्र है। तो इस पर किस तरह से बुद्धि लब्धि के प्राप्तांकों को हम प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ माना जाता है कि ये जो सामान्य वक्र की ऊंचाई है ये 0.3989 इसे मान लिया जाता है। एम का मतलब है कि औसत यानी कि मध्यमान। तो और एम से एक निश्चित दूरी इधर देखिए सकारात्मक है, यानी कि ये पॉजिटिव साइन को दिखाता है, और इसके बाईं ओर की जो दूरी है ये नेगेटिव साइन या नकारात्मक चिन्ह को दिखाता है। तो अब मध्यमान से एक सिग्मा, ये जो चिन्ह है इसे हम सिग्मा कहते हैं, मध्यमान से एक सिग्मा बाईं और एक सिग्मा बाएं दाहिनी ओर तकरीबन ये केसेस आते हैं। अब हम कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि कितने लोगों की संख्या का ये केसेस है। तो हम मानकर चलते हैं कि 10,000 की संख्या पर को हमने इस सामान्य वितरण वक्र पर 10,000 लोगों की बुद्धि लब्धि को प्रदर्शित किया है। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि ये 10,000 लोगों की बुद्धि लब्धि को प्रदर्शित करता हुआ एक वक्र है। इसे हम 1,000 पर भी सीमित कर सकते हैं, लेकिन 10,000 की संख्या एक आदर्श संख्या मानी जाती है। यहाँ आप देखें, हाँ मैं फिर से हूं तो यहाँ 10,000 लोगों की बुद्धि लब्धि को इस वितरण वक्र में बताया गया है। तो जो मध्यमान यानी कि जो हमारा एक औसत अंक होता है, तो उसके दोनों ओर यानी कि दाहिनी ओर और बाईं ओर जो जितनी जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं वो यहाँ दी हुई है 34.13%, 34.13%, यानी कि कुल मिलाकर 68.26%। इसी तरह हम यहाँ माइनस सिग्मा 1 से माइनस सिग्मा 2 तक की दूरी में देखते हैं कि इतने प्रतिशत को जनसंख्या की इतने प्रतिशत जनसंख्या की बुद्धि लब्धि को प्रदर्शित किया गया है। उसी तरह हम यहाँ भी देख रहे हैं। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एक 27 दशमलव कुछ की संख्या आती है, ये आप जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं कि 2.14% है और 2.14% है। इसे फिर हम आगे बताएंगे कि किस तरह से ये प्रदर्शित किया गया। तो ये कुल मिलाकर लगभग 99 दशमलव कुछ की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। हम थोड़ा पीछे आते हैं, फिर देखते हैं। देखिए, ये अभी तुरंत मैंने बताया था कि जनसंख्या के 95.44% जनसंख्या को यह प्रदर्शित करता हुआ वक्र है। यानी कि तो फिर वही बात है कि औसत से इधर एक सिग्मा दाहिनी ओर और एक सिग्मा बाईं ओर 68.26% है। और फिर इस तरह से देखते हैं, ये अनंत स्पर्शी है, यानी कि ये दोनों रेखाएं कहीं नहीं मिलती, हमेशा बढ़ती चली जाएंगी। हाँ, अब हम अगर इसी वक्र पर बुद्धि लब्धि को प्रदर्शित करते हैं तो देखिए कि औसत यहाँ है, यानी कि 90 से 110 के बीच जिनकी बुद्धि लब्धि है ये माध्य है यानी मध्यमान। तो जिन भी लोगों ने 90 से 110 के बीच का प्राप्तांक बुद्धि परीक्षण पर प्राप्त किया है उसे हम कहेंगे कि ये औसत बुद्धि के लोग हैं। 80 से 90 के बीच जिन लोगों ने प्राप्त किया है उन्हें हम निम्न औसत में रखेंगे। 70 से 80 के बालों को सीमावर्ती में रखेंगे। 60 से 70
की बुद्धि लब्धि वालों को हम निम्न में रखेंगे, फिर 40 से 50 वालों को सामान्य, उससे कम को तीव्र मंद में, और अति तीव्र मंद, अति गंभीर रूप से मंद बुद्धि में हम उससे नीचे वाले को रखेंगे। यहाँ जो 70 से नीचे की बुद्धि लब्धि के प्रदर्शित कर रहा है जिस जनसंख्या के बारे में, इसे हम बौद्धिक न्यूनता का भी स्तर बताते हैं। फिर हम इस तरफ आते हैं, दाहिनी ओर आते हैं, जहाँ की हमें सकारात्मक स्वरूप में बुद्धि लब्धि का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि 110 से 120 के बीच अगर किसी की बुद्धि लब्धि है तो उसे हम उच्च औसत यानी औसत से उच्च मानते हैं, बुद्धि लब्धि का मानते हैं। 120 से 130 बुद्धि लब्धि वालों को श्रेष्ठ की श्रेणी में रखते हैं, उससे ऊपर वालों को अति श्रेष्ठ की श्रेणी में रखते हैं। अब हम देखें कि बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का किस तरह से वर्गीकरण किया जाता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इनमें सिर्फ देखिए, ये प्रतिशत दिया हुआ है जो हम ये एक आइडियल प्रतिशत दिया हुआ है कि अमूमन एक बुद्धि परीक्षण पर जब हम जांच करते हैं तो इतने प्रतिशत लोग औसत में आते हैं, इतने प्रतिशत उच्च औसत में आते हैं, इतने प्रतिशत श्रेष्ठ में आते हैं, इतने प्रतिशत अति श्रेष्ठ में आते हैं। और इसी तरह नीचे जब हम नकारात्मक चिन्ह की तरफ जाएंगे तो इतने उसी तरह से प्रतिशत घटता चला जाएगा, जो कि अभी हमने पीछे बताया है। आप इस वीडियो को 1 से 2 से 3 बार तक देखेंगे, तभी जाकर इस वर्णन को आप समझ सकेंगे। ये थोड़ा जटिल है, ये सांख्यिकी का एक स्वरूप है। अब हम आते हैं कि जो हमारे यहाँ बहुत से परीक्षण हुए, तो किन किन परीक्षण की बात की जाती है। सबसे पहले हमने देखा कि जो शाब्दिक परीक्षण हमारे यहाँ हैं, तो उनमें उदय शंकर द्वारा विकसित, एस जलोटा द्वारा निर्मित, प्रयाग मेहता द्वारा निर्मित, एस.एम. मोहसिन द्वारा, मनोविज्ञान ब्यूरो द्वारा कई बुद्धि परीक्षण है जिस पर कि बुद्धि का मापन किया जाता है। निष्पादन परीक्षण भी, इसमें भी CII का अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण है। आप इसे देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस ये केवल मैंने जानकारी के लिए बता दिया है ताकि आपको जब भी इन बुद्धि परीक्षणों का सामना हो तो आप इसे समझ सकें। अब हम आते हैं बौद्धिक न्यूनता पर कि बौद्धिक न्यूनता क्या है। तो अभी हमने पीछे देखा सामान्य वितरण वक्र पर, जिसे 55 से 70 का प्राप्तांक प्राप्त होता है बुद्धि लब्धि के परीक्षण में, उसे हम निम्न की श्रेणी में रखते हैं। 35 से 40, 55 से 70 के बीच जिनको आता है उसे सामान्य, और 20 से 25 और 35-40 के बीच जिन्हें आता है उन्हें तीव्र मंद की श्रेणी में रखते हैं। 20-25 से कम वालों को अति गंभीर रूप से मंद की श्रेणी में रखते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि बौद्धिक प्रतिभाशीलता क्या है। तो जिन्हें 130 से ऊपर का प्राप्तांक बुद्धि परीक्षण पर प्राप्त होता है उसे हम प्रवीण, 150 से अधिक वालों को प्रतिभाशाली, और 170 से अधिक वालों को अद्भुत कहते हैं। अब हम देखें कि प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता क्या है। इनका जो तार्किक चिंतन होता है ये बहुत ही उन्नत कोटि का होता है। एक ही विषय पर, एक ही समस्या पर ये कई तरीकों से सोच सकते हैं। उनमें समस्या का समाधान करने की तीव्र योग्यता होती है, बहुत तेजी से किसी समस्या का समाधान वो ढूंढ लेते हैं। सूचना प्रक्रमण की उच्च गति होती है, उनके पास सूचनाएं आती है और वो तुरंत, उनका मस्तिष्क उन सूचनाओं की प्रोसेसिंग में लग जाता है, प्रक्रिया में लग जाता है, ताकि कुछ न कुछ समाधान निकलकर सामने आ सके। सामान्यीकरण एवं विभेदीकरण की योग्यता, ये बहुत ही तीव्र गति से किसी भी सिद्धांत, किसी भी नियम का सामान्यीकरण कर सकते हैं, दो चीजों में विभेद कर सकते हैं, दो सिद्धांतों में विभेद कर सकते हैं, दो विचारों में विभेद कर सकते हैं। मौलिक एवं सृजनात्मक चिंतन का उच्च स्तर, ये ऐसे चिंतन कर पाते हैं प्रतिभाशाली बच्चे जो कि नितांत नया है, बेहद मौलिक है, यानी कि उससे पहले वो चिंतन किसी ने नहीं किया है। किसी भी घटना, वस्तु, विचार
का नया उपयोग ढूंढ लेते हैं। अंतर्भूत अभिप्रेरणा एवं आत्मसम्मान का उच्च स्तर, इन्हें अलग से प्रेरित करने की जरूरत नहीं होती, ये स्वतः खुद ब खुद प्रेरित होते हैं और ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इनके आत्मसम्मान का स्तर बेहद उच्च होता है, इनमें हीन भावना नहीं होती। स्वतंत्र एवं अनुरूप प्रकार का चिंतन ये कर सकते हैं। स्वतंत्र बिना किसी दबाव के, ये नहीं कि हमारे पेरेंट्स ने या शिक्षक ने कह दिया कि तुम्हें इसी तरीके से काम करना है या इसी तरीके से पढ़ना है या इसी तरह से सवाल को लिखना है तो हम उसी तरीके से चलेंगे। नहीं, इनमें खुद से सोचने की क्षमता होती है, स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता होती है। अनुरूप प्रकार का चिंतन ये कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें विज्ञान के कौशल को जानना है तो वैज्ञानिक स्वरूप में ही चिंतन करेंगे। ध्यान केंद्रित करने का कौशल, इनमें ध्यान केंद्रित करने का बहुत बड़ा गुण होता है, जिस वजह से ये चीजों को जल्दी समझ पाते हैं, जल्दी किसी चीज का निर्माण कर पाते हैं। संप्रेषण का कौशल, यानी कि ये बातचीत में बेहद ही कुशल होते हैं, अपनी बातों को दूसरों को समझाने में कुशल होते हैं, दूसरों की बातों को समझने में कुशल होते हैं। नवीनता के प्रति रुझान, इनमें नवीनता के प्रति आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो सोच होती है वो मौलिक होती है, सृजनात्मक होती है। नई चीजों को देखकर ये उससे डरते नहीं है, बल्कि उसके प्रति आकर्षित होते हैं। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता होती है। पर्यावरण एक ऐसा ज्वलंत विषय है जिस पर अभी बच्चों की जानकारी उन्हें बेहद, अभी पीछे हमने देखा भी, सॉरी, बच्चों की जानकारी उन्हें बेहद संवेदनशील बनाती है। अभी हमने प्राकृतिक बुद्धि की बात की थी, यानी कि जो बच्चे प्राकृतिक बुद्धि के प्रति सजग होते हैं उनमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता पाई जाती है, यानी कि वो आसपास के पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता जाहिर करते हैं और उसे बचाने के प्रति भी सजग रहते हैं। भाषा कौशल का प्रकटीकरण, इनका जो भाषा का स्तर है, लिखने में, बोलने में, ये एक अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो मानक भाषा होती है उसका प्रयोग करते हैं। किस शब्द का, किस वाक्य का कहाँ उपयोग बेहतर होगा, उस वाक्य के का कहाँ पर क्या अर्थ निकलेगा, इसे बेहद अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना ऐसे बच्चे जानते हैं। अब देखिए कि बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। बुद्धि परीक्षण के मुख्यतः दो प्रकार हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। अब व्यक्तिगत में आते हैं भाषात्मक परीक्षाओं पर और क्रियात्मक परीक्षाओं पर। सामूहिक में भी है भाषात्मक और भाषा रहित। अब हम सिर्फ इनका जिक्र भर करते चलेंगे कि कौन कौन से परीक्षण आते हैं, क्योंकि इन परीक्षणों को के संबंध में केवल आपकी जानकारी ही काफी होगी इस कक्षा के स्तर के लिए। आगे जब आप ऊंची कक्षा में जाएंगे और इस विषय का अध्ययन करेंगे तो इनके संबंध में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की जरूरत पड़ेगी। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण में क्या होता है कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है और उसमें भाषा का उपयोग होता है, शब्दों का उपयोग होता है, जिसमें विनय परीक्षण, स्टैनफोर्ड विनय स्केल, हिंदुस्तानी विनय क्रिया स्केल, बुद्धि परीक्षा अनुशीलन जैसे परीक्षण आते हैं। व्यक्तिगत निष्पादन परीक्षण, इसमें ब्लॉक बिल्डिंग जैसी परीक्षण लिए जाते हैं। इसमें भी कोहकृत ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है, मैरिल पामर का ब्लॉक बिल्डिंग है, अलेक्जेंडर का कृतपास अलोंग परीक्षा, ऐसे बहुत से निष्पादन परीक्षण है जिस पर की बुद्धि परीक्षण का आकलन किया जाता है। इनमें कुछ और भी हैं, जैसे छेदों में ब्लॉक लगाना, तो इसमें दो प्रकार बताए गए हैं, सैंगुइन फॉर्मबोर्ड परीक्षा, गोडार्ड परीक्षा। फिर है भूल भुलैया खोजना, तो पोर्टिस का भूल भुलैया परीक्षण। चित्र पूर्णता परीक्षा में हीली चित्र पूर्णता परीक्षा महत्वपूर्ण है। वेक्सलर का जो भाषात्मक बुद्धि परीक्षण है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इससे सामान्य ज्ञान की परीक्षा, बोधगम्यता की परीक्षा, गणितीय तर्क की परीक्षा, अंक विस्तार की परीक्षा, समानताओं में भेद करने की परीक्षा, शब्द ज्ञान की परीक्षा की जा सकती है।
वेक्सलर का एक और स्केल है क्रियात्मक स्केल। इसमें अंक प्रतीक, चित्र पूर्णता, ब्लॉक डिजाइन, चित्र की व्यवस्था परीक्षा, वस्तु संकलन परीक्षा जैसे आयामों को शामिल किया गया है। अब हम आते हैं सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षाओं पर। आर्मी अल्फा टेस्ट, एस एम मोहसिन का बुद्धि परीक्षा, प्रोफेसर उदय शंकर का CIE परीक्षण, श्रीमाली का बुद्धि परीक्षण, S जलोटा का बुद्धि परीक्षण जैसी परीक्षाएं इसमें सम्मिलित की गई है। अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं में आर्मी बीटा परीक्षा, शिकागो भाषा रहित परीक्षा, रैवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, CIE भाषा रहित सामूहिक बुद्धि परीक्षा को सम्मिलित किया गया है। कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप देखेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आपको इन्हीं वीडियोज के माध्यम से मिलेंगे। इस तरह इस अध्याय के इस भाग का मैं समापन कर रही हूँ। इस वीडियो में जो आपको सामान्य वक्र के बारे में बताया गया है उसे आप 2-3 बार दोहरा कर देखेंगे, क्योंकि वो सांख्यिकी का विषय है और थोड़ा महत्वपूर्ण है। आगे जाकर आपके लिए काफी उपयोगी भी साबित होगा जब आप मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण करेंगे, जब आप उन्हें एक जनसंख्या पर लागू करेंगे तब आपके लिए ये बेहद लाभकारी होगा। इसके बाद मैं इसके छठे भाग को लेकर प्रस्तुत होंगी। अभी उन प्रश्नों, जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप देखेंगे और इस अभी तक बताए गए अध्याय के बताए गए जो भी विषय वस्तु रहा है उसमें से जिन भी टॉपिक पर या जिन भी शब्दों का में आपको परेशानी हो उनका चयन करके रखेंगे। मैं इसके लिए भी अवश्य आपको समय दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।